Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic our environment. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिकली एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, देन नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है एंड डोमेन्स अर्थ के. तो बेसिकली 4 टर्म्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर. 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर. इस वीडियो में हम बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे. So, a narrow zone on Earth where the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere meet is called the biosphere. Basically, एक narrow zone होता है अर्थ पे जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर मिलते हैं, उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है. It is also called the living world and it consist of the plants and animal kingdoms. तो ये लिविंग वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है एंड इसमें कई तरह के एंड अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं. क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड है तो इसमें ऑफकोर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे. एंड इट इज़ द जोन वेयर ऑल लिविंग बींग्स इंटरैक्ट with each other to support life on Earth. Biosphere consists of living beings ranging from microscopic organism to huge trees, animals and humans. This great variety of life on Earth is termed as biodiversity. तो बायोस्फीयर में काफ़ी सारे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत ही बड़े बड़े एनिमल्स और पेड़ तक भी रेंज करते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन्हें देखने के लिए, वो हमें विजिबल हो, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जब तक माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे हमें वो ऑर्गेनिजम्स विजिबल नहीं होंगे, राइट. तो इसका मतलब हुआ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, राइट, अमेज़न फॉरेस्ट में, एंड बहुत बड़े एनिमल्स भी होते हैं. तो बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पर कई सारे लिविंग बींग्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तक. अब यही जो ग्रेट वैरायटी है अर्थ पे, इसे ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. Now, the 2 major elements of the biosphere are producers and consumers. 2 मेन बायोस्फीयर के एलिमेंट्स हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. यानी जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, फूड हो सकता है, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, जिसे आजकल ह्यूमंस क्या करते हैं, ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं. अलग अलग टाइप के आजकल तो फैशन एक्सेसरीज भी बनते हैं, क्लोथिंग काफ़ी सारे उन्हीं रॉ मटेरियल से बनता है. तो बेसिकली जो भी फूड होता है या फिर अदर रॉ मटेरियल्स वो प्रोड्यूस भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में एंड देन उसे कंज्यूम भी तो करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट स्कैवेंजर्स, वो एक ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ कंज्यूम करते हैं फूड को एंड वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. वहीं पर प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, राइट. सो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं और ये अपना खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं एनवायरनमेंट से. ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं. जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं यानी कि कंज्यूमर्स, वो अपना फूड डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सारे एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. मूविंग अहेड, इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा बायोस्फीयर है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ये 2 मेन किंगडम्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल का किंगडम. अब ये जो 2 किंगडम्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल. वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट. वो सर्वाइव करने के लिए पूरे सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने आप पर इंटरडिपेंडेंट है,
कौन? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जो बायोस्फीयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेपरेट जोन्स, जिसमें कि हर एक जोन का खुद का फिजिकल एनवायरनमेंट होता है और हर एक जोन में अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। आई रिपीट, बायोस्फीयर अलग अलग सेपरेट जोन से मिलकर बना है जहाँ पर हर एक जोन में अपनी खुद की फिजिकल एनवायरनमेंट होती है, राइट? अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं एंड अलग टाइप की एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मूविंग अहेड, elements of the ecosystem interact with each other and all the biotic components are dependent on each other and also interact with the abiotic components. For example, in a small pond, all the living organisms like plants, insects and fish, they depend on each other and they are also and they depend on their physical environment like water and sunlight too. Basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट यानी कि लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, तो जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने ईच अदर पर, दे आर डिपेंडेंट और वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए। एक पॉन्ड है छोटा सा जिसमें कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि क्या होगा? प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, इंसेक्ट्स होंगे और ऑफ कोर्स पॉन्ड है तो फिशेस तो होंगी ही, राइट? तो ये एक दूसरे पर तो डिपेंड करेंगी ही, राइट? क्योंकि कोई फिश कोई टाइप का प्लांट कंज्यूम कर लेती है, कोई फिश कोई इंसेक्ट कंज्यूम कर लेती है एंड कोई इंसेक्ट कोई टाइप के प्लांट पे फीड करता है, राइट? तो ये एक दूसरे पर तो डिपेंडेंट है ही एंड ये क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, लिविंग बींग्स हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो ऑफ द इन्वायरमेंट। हाउ? क्योंकि वो जिस पानी में रह रहे हैं वहाँ से पानी भी तो लेंगे, राइट? जो प्लांट एक्वेटिक यानी जो एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में ग्रो कर रहा है वो ऑफ कोर्स पानी में ग्रो कर रहा है तो वहाँ से पानी भी तो लेगा एंड सनलाइट भी लेगा जो कि डीप वाटर में पेनिट्रेट करता है, राइट? तो वो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स को साथ में यूज़ करता है एनवायरनमेंट के। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। हर एक इकोसिस्टम में एक बैलेंस होता है या फिर हम बोल सकते हैं बैलेंस में क्या होता है? जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है और जो मैटर है अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। आई रिपीट, इन एवरी इकोसिस्टम देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस. So, human environment refers to everything created by man like roads, buildings and bridges. It also refers to all human activities like mining, agriculture and manufacturing. Basically, human environment नाम से ही पता चल रहा है जितनी भी चीज़ें अर्थ पे हैं जो कि मैन मेड हैं यानी हम ह्यूमंस ने, हम इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, वॉटएवर, कोई भी टाइप की बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैनमेड हैं, किसी इंसान ने बनाई हैं, राइट? सो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है एंड ये और भी सारी उन चीज़ों को रेफर करता है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जैसे कि माइनिंग यानी कि खुदाई, राइट? मिनरल्स को कलेक्ट करने के लिए हम माइंस बनाते हैं एंड माइनिंग करते हैं यानी कि खुदाई करते हैं डीप डाउन अर्थ में। एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। सो ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, राइट? दे अडेप्ट देमसेल्व्स to the environment and their actions also have an influence on their surroundings. तो वो अपने आप को, हम humans हैं तो हम थोड़ा टाइम लगता है बट ईजिली अपने आप को कोई भी environment में एडजस्ट कर लेते हैं, राइट? अपने एक्शंस को उस हिसाब से चेंज भी करते हैं तो उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस भी पड़ता है हमारी सराउंडिंग से हम पे, राइट? आपने सुना होगा संगति का असर, राइट? तो जैसे हमारी सराउंडिंग्स होंगी हम भी वैसा ही एक्ट करने लगते हैं, उसी सराउंडिंग में, उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जो इंटरैक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के बीच में और एनवायरनमेंट में वो चेंज होता रहता है प्लेस और टाइम के साथ। अर्ली ह्यूमन बींग्स हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड लेड अ वेरी सिंपल लाइफ
अब हम बात करेंगे, ये तो खैर अभी हमने मॉडर्न और अभी जो मॉडेस्ट टाइम चल रहा है अभी के बारे में बात कर लिया कि अभी क्या हो रहा है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अर्ली ह्यूमन बींग्स, तो उस टाइम क्या था एनवायरनमेंट में, ह्यूमन एनवायरनमेंट में, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो अर्ली ह्यूमंस थे, अब उनको तो कोई जॉब पे नहीं जाना होता था, कोई स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई की टेंशन, जॉब की टेंशन, राइट, नौकरी एंड इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं थी, तो उनकी बहुत ही कम नीड्स थी। उनका कोई डिज़ायर नहीं था कि हमें ये खरीदना है, हमें घर खरीदना है, राइट। और वो अब बहुत एक सिंपल लाइफ जीते थे, और इसी वजह से वो अपनी जितनी भी सारी नीड्स थी उसे ईजिली फुलफिल कर पाते थे। उस टाइम में नीड्स का जो ये नीड्स है वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस की नीड क्या हुई, एक अच्छा शेल्टर हो जाए रहने के लिए, खाना मिलते रहे टाइम टाइम पे, फूड मिलते रहे, एंड और क्या चाहिए, राइट, घर, पानी एंड शेल्टर, राइट। सो यही तो चाहिए उन्हें, एंड इसी वजह से दे एडजस्टेड एंड सेटल्ड ईजिली विद देयर एनवायरनमेंट एंड डिड नॉट फील द नीड टू मॉडिफाई इट। और इसी वजह से वो धीरे धीरे उसी एनवायरनमेंट में सेटल होने लगे, और इसके लिए उन्हें कोई भी टाइप का मॉडिफिकेशन की नीड नहीं पड़ी। एंड ग्रेजुअली देयर नीड्स एंड डिमांड्स इंक्रीज्ड एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। बट सडनली व्हाट हैपेंड कि अचानक से ही उनकी डिमांड्स इंक्रीज होने लगी, राइट। क्योंकि कुछ भी, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, मे बी ओवर पॉपुलेशन एंड ऑफकोर्स कि अब ज़्यादा आबादी में लोग हैं तो सब अब नॉनवेज पर ही तो फीड नहीं करेंगे ना अपने आप को, सब जितने भी एनिमल्स हैं उनको हंट नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड क्या होगा, एनिमल्स की भी तो एनिमल्स की भी तो आबादी जंगलों में घटती जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया एंड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि क्रॉप्स तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज 2 क्रॉप्स ग्रो किए, अगले महीने 4 कर दिए, एंड देन ऐसे ऐसे वो मल्टीप्लाई होते रहता है। बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, एंड इसी वजह से उनकी जो नीड्स थी वो बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। उन्होंने एनिमल्स को रियर करना शुरू किया। रेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि शीप है, मैंने उसकी सारी वूल निकाल ली, अभी शीप तो अलाइव है और वो और भी ज़्यादा वूल प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ कि शीप को मार के वूल निकालने की बजाय हमने डायरेक्ट वूल निकाल लिया, एंड शीप इज स्टिल अलाइव, शीप अभी भी जिंदा है। शीप मीन्स भेड़, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ कि एंड देन फायर का भी डिस्कवरी हुई, फायर की डिस्कवरी हुई, तो ऐसे उनकी नीड्स बढ़ती चली गई, एंड इसीलिए दे हैड टू ऑल्टर द इन्वायरमेंट। जैसे कि फॉरेस्ट हैड टू बी कट फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर यूजिंग वुड्स। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर की फील्ड में और एक्सप्लोर करने के लिए अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट थे उनको कट करना शुरू किया, क्योंकि लैंड चाहिए होगी ना, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें एरिया भी तो चाहिए होगा, तो जंगल्स को कट करना पड़ा, एंड ऑल्सो लकड़ियाँ काटनी पड़ी, पेड़ों को काटना पड़ा, क्योंकि क्या सोर्स था उस टाइम फायर का, लकड़ी तो जलाते थे, तो लकड़ी जलानी पड़ती थी उनको आग के लिए, जिससे रोशनी भी हो, एंड अगर क्लाइमेट ठंडा है तो उससे हीट भी उन्हें प्रोवाइड हो, राइट। नाउ एज पीपल स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस एंड द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज produced which was exchanged and transported. This led to the introduction of trade. The invention of machines gave birth to factories which started manufacturing goods. अब जैसे जैसे लोग प्रोग्रेस करने लगे, उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की, और सरप्लस जो फूड था वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, एंड उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज किया जा रहा है कि आप हमें ये दो एंड हम आपको उसके बदले ये देंगे। तो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग, कि एक जगह पे एक कंट्री से किसी ने कुछ गुड्स भेजे दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री भी तो फेवर लौटाएगा, तो उसने भी कुछ गुड्स भेजे, या फिर आप पैसा ही ले लो, पैसे दे दिए, तो दिस इज नोन एज ट्रेड, राइट। सो यहीं से ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट का स्टार्टिंग हुआ, एंड फिर मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जिससे फैक्ट्रीज का बर्थ हुआ, एंड जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई गुड्स की। तो धीरे धीरे करके नए नए चीज़ें आने लगे, जैसे जैसे ह्यूमंस प्रोग्रेस करते गए अपनी लाइफ में over decades and decades. These factories used raw materials and natural resources like iron ore,
coal and fuel which started depleting slowly. This rapid development led to changes in natural environment and caused a lot of environmental issues. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो फैक्ट्रीज थी, ऑफ कोर्स फैक्ट्री है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा एंड व्हाट विल हैपन, अब क्योंकि वो फैक्ट्री है उसमें मशीन्स है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा एंड व्हाट विल हैपन, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में, ऊपर एयर में, स्काई में पल्यूशन भी तो छोड़ेगा, पल्यूशन भी तो इट विल फैक्ट्रीज पल्यूशन भी तो छोड़ेंगे, राइट. सो इससे पल्यूशन होने लगा, कौन सा, एयर पल्यूशन होने लगा. सो बेसिकली ये फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल यूज़ करती थी, नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ करते थे जैसे कि आयरन और कोल, फ्यूल, जो कि धीरे धीरे डिप्लेटिंग स्लोली, मतलब उनकी संख्या कम होने लगी तो मिनरल्स की भी कमी होने लगी. एंड इसी रैपिड डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट मोर इनटू ह्यूमन एनवायरनमेंट में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़. पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे नेचर को हार्म भी पहुँचा एंड अभी भी पहुंच रहा है. अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की एंड उसके लिए ट्रैफिक रोड पे इतने ट्रैफिक जैम लगते हैं जिससे कोई हॉर्न मार रहा है सो उससे नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है. इतने सारे व्हीकल्स है जो कि रन कर रहे हैं रोड पे तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है. तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कॉजिंग एनवायरमेंटल इश्यूज. कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसा मैंने अभी बताया ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं. These changes, the changes are taking place so rapidly that nature is not able to repair the damage. Global warming, extinction of large number of plants, animals and birds, and population of air and water are some of the consequences of technological advancement and consequent harm done to the environment. अब construction, एग्रीकल्चर, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे मैंने बताया जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है. अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि इतनी जल्दी बढ़ने लगे, ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो कि पूरे ही हम बोले कि पूरे ही अर्थ पे इतनी तेज़ी से फैल गए कि लोग इतनी जल्दी ही डेवलप हो गए एंड एडवांस हो गए. इससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हार्म होने लगा नेचर को कि वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा था फास्टली. जो डैमेज हो रहा था नेचर को वो उसे रिपेयर नहीं कर पा रहा था. एंड इससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग एंड जितने भी प्लांट्स थे, काफ़ी सारी स्पीशीज़ प्लांट्स की तो एक्सटेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं, कितने सारे एनिमल्स एक्सटेंट हो चुके हैं, बर्ड्स हो चुके हैं एक्सटेंट, पॉपुलेशन ऑफ एयर हो रहा है, पॉल्यूशन ऑफ एयर है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर है एंड नॉइस पॉल्यूशन भी है. तो यही कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जो कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं. हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचर. तो हमें भी तो एफर्ट्स पुट करने होंगे. हम जितने कर सकते हैं ट्राई उतने हमें ट्रीज़ एंड प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, ट्रीज़ प्लांट करना चाहिए, राइट. पेड़ उगाने चाहिए, पेड़ पौधे, उससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमें ही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, राइट. तो हमें भी एफर्ट्स अपने पुट करने चाहिए जिससे कि एक बैलेंस बना रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में. तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट. तो इस चैप्टर में इतना ही था. काफ़ी कुछ था इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. वैसे तो चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. So this was it and we will meet again in the next video with another amazing topic. Till then, take care, bye bye and thanks for watching.